हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हमने जिस टॉपिक की बात की थी वो था सूक्ष्म जीव। उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, जिसमें हमने आपको जीवाणुओं के बारे में बताया था। जीवाणुओं की संरचना हमने डिस्कस कर ली थी। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है जीवाणुओं का इम्पॉर्टेंस, उनका महत्व क्या है, उन क्या क्या वो हमें लाभ पहुंचाते हैं, क्या क्या वो हमें हानि पहुंचाते हैं, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट है जीवाणुओं का महत्व क्या है। अब महत्व में आपको लाभदायक भी इसका महत्व देखना होगा और ये हमें हानि क्या पहुंचाते हैं वो भी आपको देखना होगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टोटली आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और रीट ही नहीं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर सूक्ष्म जीव का आपके चैप्टर लिखा हुआ है उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा ना सोचें कि सिर्फ रीट के स्टूडेंट ही हम देखें, बाकी सबके भी उतना ही काम में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभदायक उपयोगों की। सबसे पहला जो उपयोग हम देखेंगे वो है कृषि में, कि जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, जो हम खेत बो रहे हैं, इसके अंदर हमें जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं मैडम? वो तो हमेशा अपघटक होते हैं, वो तो हमें नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर देखो ये क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मृदा की उपजाऊपन को, उसकी उर्वरता को, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका काम करते हैं। उस सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं ऐसे? तो देखो नाइट्रोबैक्टर, आपको इनको याद करना है अच्छे से। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये तीन बैक्टीरिया हैं जो कि ये तीन बैक्टीरिया मेनली क्या करते हैं, मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये? इन तीनों ही बैक्टीरिया को हम कॉमनली क्या कहते हैं, नाइट्रिकारक बैक्टीरिया या नाइट्रिकारक जीवाणु हम इन्हें कहते हैं। इनका काम क्या होता है, मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं उन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को ये किस में चेंज कर देती है, नाइट्रेट में चेंज कर देती है। और नाइट्रेट को फिर क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ होती है वो अवशोषित कर लेती है। अब आप पूछोगे कि मैडम ये नाइट्रेट में करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ध्यान रखना, डायरेक्ट जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है, भाई वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस तो नाइट्रोजन है। अब पौधे चाहते तो ऐसे ही ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में कभी भी नहीं लेते। पौधों की जड़ों के द्वारा जो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है वो नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, NO3 के फॉर्म में होता है। इसलिए जो भी वायुमंडल में या मृदा में जो भी नाइट्रोजन से संबंधित पदार्थ हैं उनको सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ता है, नाइट्रेट में उनको चेंज करना पड़ेगा। और जब ये नाइट्रेट में जब ये चेंज हो जाएंगे तो फिर उन्हें क्या करेंगे, मृदा की जड़ों पौधे की जड़ों के द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी कि नाइट्रिकारक बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, आपके अमोनिया, ये सब इन्हीं सब को नाइट्रेट में चेंज कर देती है और नाइट्रेट में बदलते ही पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो देखो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है। हम जो एक्सक्रीट करते हैं, गाय भैंस जो एक्सक्रीट कर रही है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूरिया एक्सक्रीट कर रही है। तो उन सब में क्या है, नाइट्रोजन है। हम उन्हें एज ए खाद यूज़ करते हैं ना खाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, वहाँ पर जो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रिकारक बैक्टीरिया होंगे वो उसको किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रेट में चेंज कर देंगे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जो नीड उसे है वो उसे मिल जाएगी। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ध्यान रखना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया सर्वप्रथम नाइट्राइट में चेंज करते हैं। नाइट्राइट का फॉर्मूला भी याद करना, NO2। और इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के नेम आपको याद करने हैं, ये सहजीवी हैं या स्वतंत्र जीवी हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इस सूक्ष्म जीव में यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पहला उपयोगी काम क्या है, कि यह मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रेट में चेंज कर देती है, जिससे कि पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और मृदा की क्या बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फसल होने लगती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये जीवाणु में भी देखो, जीवाणु दो तरीके से होते हैं। एक तो जो खुला रह रहा है आराम से, कोई बंदिश नहीं है, आराम से रह रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कौन है? स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में, किसी से कोई मतलब नहीं है, अकेला खुद रह रहा है, अकेला रहेगा, अकेला ही सारा काम करेगा। और सहजीवी जीवाणु जो बेचारा अकेला नहीं रह सकता, वो डरता है, उसे किसी के साथ की जरूरत है, ठीक है, और साथ भी कैसा होगा? ऐसा साथ होगा जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें। ये कल भी मैंने समझाया था, सहजीवी मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है कि तू भी, तेरा भी फ़ायदा देख ले, मेरा भी फ़ायदा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियली टाइप की होती है, यहाँ पे पॉजिटिव ये एक तरीके से रिलेशनशिप होती है। तो स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो एजिटोबैक्टर है, बेजेरेंकिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, ये सभी स्वतंत्र जीवी जीवाणु के उदाहरण हैं। आपको याद करने ही पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा आपको एक तरीके से। मैं टर्म समझा सकती हूँ, याद आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहजीवी जीवाणु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सहजीवी में देखो दो है मेनली जो हम बात करें, एक राइजोबियम और एक फ्रैंकिया, ये दोनों ही क्या है? बैक्टीरिया है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में की जड़ों में सहजीवी जीवन जीता है। अब आप बोलोगे मैडम ये लेग्यूमिनोसी मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिनसे हमें दाल मिलती है, जैसे मटर का पौधा, तो दाल जो देने वाले ना, पल्स जिनसे हमें मिल रही है, दालें जिनसे हमें मिल रही हैं, उस कुल के उसको जिस भी कुल में क्या है दालों को रखा गया, वो क्या है भाई? लेग्यूमिनोसी, जैसे मटर का पौधा है ना, जिससे भी दाल हमें मिल रही है। तो इस लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में क्या होता है? ये छोटी छोटी सी ऐसे क्या बोलते हैं उसे, गांठों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया तो क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर दे, पौधे को दे देगा, और साथ ही साथ राइजोबियम को क्या होगा भाई? पौधा है वो न्यूट्रिशन दे देगा, वो उसकी जड़ों में रह रहा है ना, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ध्यान रखना, राइजोबियम कहाँ रहता है? मटर कुल या फिर लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप है उनकी जड़ों में सहजीवी जीवन जीता है। सहजीवी समझ में आ गया होगा, एक दूसरे दोनों का बेनिफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है भाई, दोनों सहजीवी ही बैक्टीरिया है, लेकिन ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में ही रहता है, मटर वालों में, जबकि ये नॉन लेग्यूमिनेसी जो अदर जो है उनके पौधों की जड़ों में सहजीवी जीवन को जीता है। तो ये नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनीकरण बैक्टीरिया की, कि अमोनीकरण किस तरीके से करते हैं। भाई नाइट्रीकरण क्या था कि जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उसको अमोनिया में चेंज करना, और इसका जस्ट उल्टा कि अमोनिया को इसका जस्ट उल्टा कि जो अमोनिया वगैरह है, मैं कुछ उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। हम बात करते हैं नेक्स्ट अमोनीकरण की। हमने अभी बात की थी नाइट्रीकरण जीवाणुओं की, जो क्या कर रहे थे कि जो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उनको नाइट्रेट में चेंज करने का काम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अमोनीकरण की, अमोनीकारक जो बैक्टीरिया है उनकी बात करेंगे। ये उससे जस्ट उल्टा काम करेंगे। वहाँ पर अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज किया जा रहा था, यहाँ पर जो भी प्रोटीन या अन्य पदार्थ है उन सभी को क्या किया जाएगा? अमोनिया में चेंज किया जाएगा। तो वे जीवाणु जो कि जीवों से प्राप्त प्रोटीन या अन्य पदार्थों को अमोनिया में चेंज कर देते हैं, वो आपके अमोनीकारक बैक्टीरिया कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से अमोनीकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोइडिस, सेकंड आपके बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वुल्गैरिस वाला ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। तो इन सब को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नाइट्रीकारक बैक्टीरिया कौन से, अमोनीकारक बैक्टीरिया कौन से हैं ये। तो पहली चीज़ तो हो गई कि कृषि में किस तरीके से बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में किस तरीके से काम कर रहे हैं। भाई फूड चेन आपको पता है क्या होता है। फूड चेन में क्या होता है, जैसे है घास को किसने खाया? बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? लोयन ने खाया। और लोयन जब मर जाएगा तो उसकी डेड बॉडी को क्या किया जाएगा? डिकम्पोज किया जाएगा। भाई जितने भी बड़े एनिमल मरेंगे तो सभी ना, मरना तो सब कहते हैं। तो मरने के बाद में जो डेड बॉडी बच गई उसको तो हटाना ज़रूरी है भाई, डिकम्पोज करना ज़रूरी है।
डिकम्पोजर कौन है भाई? तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। उसको गलाने का काम करते हैं, ये उसको सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो इकोसिस्टम में किसकी भूमिका निभाते हैं? वो डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। किसी भी चीज़ को डिकम्पोज, तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी मृत सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक साल्ट में, अकार्बनिक जो लवण है उसके अंदर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और ये अकार्बनिक लवण जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, वो सारे मृदा में मिल जाते हैं और फिर पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चक्र बनता चला जाता है। तो किस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला में काम करें समझ में आए कि फूड चेन में ये एज अ डिकम्पोजर होते हैं जो कि मृत सड़े गले या डेड बॉडीज जो भी हैं उनको इनऑर्गेनिक सॉल्ट में चेंज कर देते हैं या मिनरल्स में चेंज कर देते हैं, जिन्हें पौधे के द्वारा ले लिया जाता है और मृदा के द्वारा ले लिया जाता है, जिससे मृदा की उपजाऊपन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फसल होती है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी उद्योग में। भाई हमने पहली चीज़ पढ़ी कृषि में, दूसरी हमने पढ़ी इसकी खाद्य श्रृंखला में क्या हमारी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डेयरी में क्या कर रहे हैं भाई? डेयरी उद्योग में क्या कर रहे हैं? तो आप सबने घरों में एक प्रोसेस देखी होगी कि दूध है, दूध के अंदर थोड़ा सा हम छाछ वगैरह या जो इनोकुलेशन हम उसके अंदर करते हैं उससे वो दूध सुबह तक इसमें चेंज हो जाता है, दही के अंदर चेंज हो जाता है। तो दूध से दही का बनना, इस प्रोसेस को कौन करता है? ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं की वजह से होता है। कभी दही को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया वहाँ पे शोन होंगे, रोड लाइक बैक्टीरिया वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में चेंज करने का काम करते हैं। भाई दूध है, दूध थोड़ा मीठा होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर होती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर। लेकिन जैसे ही दही बनता है तो इस लैक्टोज शुगर को किस में चेंज कर दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं वो दूध की लैक्टोज शर्करा को किस में चेंज कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। बात करें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो वैसे तो ज़्यादातर नाम तो लैक्टोबैसिलस से आ जाएगा। अगर और डीप में आपसे पूछ ले तो आप एग्जाम्पल याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस कैसियाई, ये दोनों, एक दो और भी हैं, मैंने कुछ जो मेन है उन्हीं की हमने बात की है। हम पूरा बहुत सारे होते हैं, उन सब की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बैक्टीरिया में ही आगे रीड की तैयारी छोड़ दोगे। तो आप थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते रहो। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई एंड लैक्टोबैसिलस कैसियाई, ये मैंने शब्द कल आपको समझाए थे। स्ट्रेप्टो मतलब क्या होता है कि जब आपके बैक्टीरिया इस तरीके से क्या होते हैं, व्यवस्थित ऐसे छड़नुमा चेन बना देते हैं एक के बाद, तो ये स्ट्रेप्टो होता है। बात करें केसीआई या कोकस है, तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो ये हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में, डेयरी उद्योग में किस तरीके से बैक्टीरिया ने हेल्प। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का लाभदायक उपयोग क्या है। तो नेक्स्ट है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो कवक से बनाई गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पेनिसिलियम नोटेटम वो कवक वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो प्रतिजैविक होता क्या है, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एंटीबायोटिक, हम जब भी बीमार वगैरह होते हैं तो हमें नॉर्मली एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती हैं। ये क्या करती हैं? देखो एंटीबायोटिक क्या है? सूक्ष्म जीव के द्वारा स्त्रावित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी दूसरे सूक्ष्म जीव या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि और उसके विकास को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। मतलब बनते ही उसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हैं और किसी दूसरे बैक्टीरिया को वो क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाई, कि मतलब सेम ही अपने ही भाइयों को मारने का काम जो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही सीक्रेट होने वाले ऐसे पदार्थ जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा, वो क्या कहलाएगा? आपके एंटीबायोटिक कहलाएगा, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक और कौन से बैक्टीरिया से वो प्राप्त किए गए हैं और किसने उसकी डिस्कवरी की है, किन्होंने उनकी खोज की है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा बनी जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन।
पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी फंगस से बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलियम, जो कि सबको पता है। और अगर बात करें बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक बनी थी सर्वप्रथम, वो कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किस बैक्टीरिया से बनी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस बैक्टीरिया से बनी थी। और वॉक्समैन जो है उन्होंने इसे बनाई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद कर लेना कि पहली जीवाणु द्वारा बनी एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसियन से मिला, डुगर ने इसे बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियन से क्लॉर्क ने बनाया। तो ये पर्टिकुलर याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिजैविकों में, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में किस तरीके से ये काम में आता है। औद्योगिक क्रियाओं में जीवाणु क्या लाभदायक उपयोग हमें लाभ देता है। तो देखो, सबसे पहला सिरका बनाने में, सिरका क्या होता है भाई? जो भी एसिटिक एसिड का जो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन है, वही क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ठीक है। अचार वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को जल्दी से ख़राब नहीं होने देता है। तो सिरका जो बनता है शुगर के जो किण्वन से जो हमें मिलता है वो सिरका मिलता है। और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है वो सिरका बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। सभी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके आगे रेड कलर में मैंने बैक्टीरिया लिख रखा है, वो आपको याद रखना है, वो पर्टिकुलर फंक्शन वहाँ पे वो बैक्टीरिया कर रहा है। तो सिरका बनाने में जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है वो कौन सा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेक्स्ट बात करें, चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न की। चाय की जब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, चाय की जब प्रोसेसिंग होती है तो उस दौरान ये कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक बैक्टीरिया उस चाय की पत्तियों में विशेष प्रकार की गंध और स्वाद उत्पन्न करने का काम करता है। आपको ये लर्न करना है, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं तंबाकू उद्योग में। तो तंबाकू उद्योग में उसकी पत्तियों है उनमें खुशबू लाने का जो काम है वो कौन करता है? बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, बैसिलस मेगाथीरियम। नेक्स्ट बात करते हैं चमड़े की टैनिंग, कि भाई जो जानवरों से जो चमड़ा हमें मिल रहा है तो उस पे से बाल को हटाना, वसा को साफ करना, उसके बाद में चमड़ा प्राप्त किया जाता है। तो वसा और ये बाल को हटाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? टैनिंग कहलाती है। और ये भी किसके द्वारा की जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा ही की जाती है। बैक्टीरिया इसमें काम में आते हैं। बात करें रेशों की सफाई में, तो जो भी कपास वगैरह हैं इनसे जो रेशे मिल रहे हैं उनकी सफाई में क्रोटोलेरिया जंसिया, जो क्रोटोलेरिया जंसिया जो बैक्टीरिया है वो उनकी सफाई में क्या करते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो ये सभी बैक्टीरिया आपको लर्न करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके, आपको टिक करना है, हाँ भाई ये है। तो याद रहेगा तो टिक कर दोगे, और नहीं याद रहेगा तो बैठे रहना, अगली बार की कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य की आत्म सहजीवन, कि कुछ बैक्टीरिया है वो मनुष्य की आत्म में क्या होते हैं? सहजीवन को जीते हैं। और वो बैक्टीरिया कौन से? इकोलाई। मनुष्य की जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पोर्शन है, सीकम कोलम रेक्टम, तो सीकम वाले का जो पोर्शन है उसके अंदर इकोलाई जो बैक्टीरिया है वह सहजीवी जीवन का यापन करते हैं। क्या करते हैं भाई? वहाँ पर डाइजेशन में ये हेल्प करने का काम करते हैं। और जो गैसेस वहाँ पर निकलती है डिकम्पोजिशन में उसको इकोलाई यूज़ कर लेती है, और बाकी डाइजेशन में ये इकोलाई हमारी हेल्प कर लेती है। तो इस तरीके से सहजीवी जीवन यहाँ पर जीती है। नेक्स्ट, रोमांथी प्राणियों में, रूमिनेंट्स में, जो जुगाली करने वाले जीव हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह हैं, तो इनके अंदर रूमिनोकोकस एल्बस नामक बैक्टीरिया इन शाकाहारी प्राणियों के रूमन में, इनका जो आहार है उसके कौन से पार्ट? रूमन के अंदर वो रहते हैं, जो कि वहाँ पर क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन करने में उनकी मदद करते हैं। क्योंकि शाकाहारी जीव ज़्यादा पेड़ पौधों को खाते हैं और उन पेड़ पौधों में क्या होता है? सेलुलोज होती है, और सेलुलोज का पाचन करने के लिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया होते हैं। इनको आप याद रखना, रूमिनोकोकस एल्बस। कहाँ मिलते हैं ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में कि कौन से वाले भाग में ये पाए जाते हैं, तो रूमन में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मल निस्तारण में, कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें भी हम क्या देखते हैं कि जो
नेक्स्ट है आपके मल निस्तारण, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज डिस्पोजल के घरों से जो मलमूत्र निकलता है, अब वो जो है उसको क्या किया जाता है, उसको पहले शुद्ध किया जाता है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली प्लांट लगाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे कहते हैं, STP जिन्हें हम कहते हैं। तो इन STP में एल्गी और जो बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल और जो जीवाणु है वो सहजीवी जीवन जीते हैं। कैसे करते हैं, सहजीविता कैसे दर्शाते हैं कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस मलमूत्र में, उस सीवेज में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं ऑक्सीडेशन करके। ये सीवेज का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि वो इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाए। और इस दौरान इसे क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो वो ऑक्सीजन तो इसे कौन देता है, ये एल्गी दे देता है। और जब ये ऑक्सीडेशन करता है सीवेज का, तो उस दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जिसका उपयोग कौन कर लेता है, एल्गी कर लेता है। तो ये इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं और वहाँ पर उसके निस्तारण में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया हैं, उनका यूज़ में लिया जा रहा है। वहाँ से पर्टिकुलरली जो भी जीन है उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और उसे दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि बीटी पादप हमने बनाया कपास के लिए, बीटी कॉटन हमने बनाई, तो इसमें बीटी बैसिलस थ्यूजेंसिस है, वहाँ से हमने बीटी जीन जो है उसको वहाँ से हमने निकाला और उसे कपास के पौधे में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जो कि अलग ब्रांच है, बाद में हम देखेंगे। अभी आप नाम याद रखना, बैसिलस थ्यूजेंसिस, बीटी जीन को बीटी पादप में क्या कर दिया, कपास में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बीटी कपास बना। और ये जो बीटी कपास है, जब भी कोई बॉलवर्म आएगा तो बॉलवर्म जैसे ही इसकी पत्तियों को खाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर बीटी जीन चली जाएगी जो कि उसको मारने का काम करेगी उसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बीटी कपास जो हमने बनाया है वो बॉलवर्म के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, तो उसे ज़्यादा फसल को नुकसान नहीं पहुंचती है। नहीं तो बाकी पेस्ट वगैरह क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेके ऐसे पादप तैयार किए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कीड़ों के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के पेस्ट के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण लुईस पाश्चर ने हमें इसके बारे में बताया था। होता क्या है कि दूध को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना, ताकि उसके सारे के सारे जीवाणु खत्म हो जाए, वही मेथड क्या कहलाता है, आपके पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध को एक तरीके से उस जीवाणु मुक्त कर देना। इसमें दो मेथड हम यूज़ में लेते हैं, एक है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और सेकेंड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में हम दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं ताकि उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएं। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में हम दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। यहाँ टाइम है 30 मिनट का और यहाँ टाइम है 15 सेकंड का। यहाँ टाइम 30 मिनट था, दैट्स वाई होल्डिंग मेथड, और यहाँ ओनली 15 सेकंड है तो शॉर्ट टाइम मेथड। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आने के पूरे चांस है इसके अंदर से। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, जो भी घरों में अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, शरबत वगैरह बनती है, तो उसमें नॉर्मली क्या तो हम ज़्यादा चीनी ज़्यादा डालते हैं या फिर हम नमक ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, वो देख लेना भाई, अचार वगैरह में नमक ज़्यादा डाला जाता है, चीज़ शरबत वगैरह है, मुरब्बा वगैरह चीनी ज़्यादा डाली जाती है। क्यों? उसको कॉन्सेंट्रेट रखा जाता है ताकि जैसे ही बैक्टीरिया वहाँ पर आएंगे तो बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी और जीवाणु वहाँ पे मर जाएगा और जो अचार, चाशनी वगैरह, मुरब्बा वगैरह है वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। तो फंडा घरों में ये अप्लाई किया जाता है। तेल भी ज़्यादा रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है। नमक ज़्यादा रखा जाता है, चीनी ज़्यादा रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है। नेक्स्ट है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये ध्यान रखना, ये सुपर बग है। क्या है ये एक सुपर बग है जिसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है, सुपर बग। और ये प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसे बनाया था, याद रखना इसे। प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास प्यूटिडा सुपर बग बनाया था, जो कि जल की सतह पर जो भी तेल है,
जल की सतह पर जो तेल फैल जाता है उसे साफ करने का काम करता है। ठीक है, महासागर वगैरह पे जहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग है वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसे बनाया। तो ये हुए सभी लाभदायक उपयोग, और नोट भी हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे हानि क्या क्या ये करता है। भाई लाभ तो इसने बहुत सारे कर दिए, अब हानि भी तो करेगा। क्या क्या हानि करता है मेन हम उनकी बात अब करेंगे कि कौन कौन से हैं। लाभ तो देख लिए, अब हमें हानि क्या क्या पहुंचाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला ये रोगजनक होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, रोगजनक होते हैं। वो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो क्षय रोग है, तपेदिक है, कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, हेजा है, प्लेग है, ठीक है, टिटनेस है, बहुत से रोग हैं वो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा मनुष्य में रोग, मानव रोग है, वहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ नाम याद रखने इनके जो भी रोगजनक है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बात करें जैसे पादपों में भी बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल, जैसे नींबू का जो कैंकर रोग है वो जेंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट सेकंड, भोजन विषाक्तता। ये जो फूड है उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट कर देते हैं जिस वजह से वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है और वो पॉइजनस हो जाता है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, पेट खराब हो जाना, वो खराब फूड हमने खा लिया। तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, फूड पॉइजनिंग बोटुलिज्म रोग है उसको उत्पन्न करता है। आप इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना, सीधा क्वेश्चन आएगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, भाई बोटू वर्ड है तो बोटुलिनम से बोटुलिज्म वो क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है विनाइट्रीकरण। जब हमने लाभदायक उपयोग पढ़े थे तो हमने देखा था नाइट्रीकरण, कि जो भी नाइट्रोजन युक्त सबस्ट्रेट पदार्थ है उसे किस में चेंज कर देना, नाइट्रेट में। और इसका जस्ट उल्टा कि नाइट्रेट को फिर नाइट्रोजन में चेंज करना, वो आपके क्या कहलाएगा, विनाइट्रीकरण कहलाएगा, जिसे थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास प्रजाति के बैक्टीरिया करते हैं। क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट है उसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ जो बैक्टीरिया हैं जैसे साल्मोनेला प्रजाति के जो बैक्टीरिया हैं वो जो चारा चरने वाले पशु हैं, नॉर्मली जो पशु चारा चरते हैं उनके अंदर अबॉर्शन क्रिएट करते हैं, वो गर्भपात करवाते हैं। गर्भपात का मतलब अबॉर्शन, बच्चे का गिर जाना। नेक्स्ट है जैव हथियार के रूप में। ये जैव हथियार आपने भी बहुत वर्ड सुना होगा कोरोना के काल में कि जो कोरोना है वो भी एक क्या है, बायोवार ही चल रहा है, जैव हथियार है, इसे चाइना ने छोड़ा है। तो ऐसा ही जैव हथियार है यहाँ पर। तो जैव हथियार के रूप में बैसिलस एंथ्रेसिस का बहुत पहले यूज हुआ था, और बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स बीमारी हुई थी जो कि काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैल गई थी। तो ये एक क्या था, बायो हथियार ही था जो जिसे यूज़ किया गया। नेक्स्ट है कपास के रेशों को नष्ट करने में। तो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, कपास के रेशे हैं उनको खराब करने का काम करता है। भाई क्रोटोलेरिया जेंसिया क्या कर रहा था, साफ करने में मदद कर रहा है, तो ये स्पाइरोकीट है इसको क्या कर रहा है, खराब करने में काम कर रहा है। तो मतलब बैक्टीरिया हमारे काम के भी है और हमें नुकसान पहुँचाने वाले भी हैं। बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने उसके लाभ, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट थे वो देखे, उसके जो बेनिफिशियल जो इफेक्ट थे वो हमने देखे। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। जो बच्चे फीस के अभाव में अपनी कोचिंग नहीं कर पाए, अच्छे से साइंस को नहीं पढ़ पाए, और भी टॉपिक जो हम बाद में कवर कर सकते हैं, पहले हम साइंस लेंगे तो उन्हें इस चीज़ का लाभ मिले। आप प्रॉपर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। Thank you so much for watching. Bye everyone.